आज का यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पैडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट में पैडागोजी से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैडागोजी पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप सीटेट में बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में पैडागोजी के जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप सही आंसर भी अपने मन में सोच लीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु, यानी कि के अभिभावक को बच्चे की सहायता के लिए हम क्या परामर्श दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, खेल आदि पर रोक लगाएं। हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन और चलचित्र होता तो हम एक बार बोल सकते थे कि हाँ इन पर रोक लगाया जा सकता है, लेकिन खेल पर हम कभी प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत से विकास जुड़े होते हैं खेल के साथ, ठीक है। यानी कि खेलना प्राथमिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन है जो भली प्रकार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए उनका उदाहरण दें, ठीक है। सिर्फ उनका एग्जाम्पल देना कि देखो वो अनपढ़ है, ऐसा है वैसा है, इससे काम नहीं चलने वाला, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। पहला दूसरा कट गया, बचा तीसरा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें, यानी अभिभावक अध्यापक के घनिष्ठ संगत में कार्य करें। या चौथा, घर पर परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें ही डी ऑप्शन भी समाहित है, यानी कि सी ही सही होगा यहाँ पे। कैसे सही होगा देखिए, डी ऑप्शन है घर पर परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो परिश्रम पूर्वक या ध्यान से बच्चे कब पढ़ेंगे, जब अभिभावक उन पर ध्यान देंगे। तो वही बात है सी ऑप्शन में कि अध्यापक और अभिभावक दोनों एक दूसरे के सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन है ये वाला। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। वृक्षों पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित कराना, बी बच्चों को कटे हुए लकड़ी के ढेर दिखाना, सी प्रत्येक छात्र को एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए कहना, या डी वृक्षों पर निबंध लिखने के लिए कहना। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हो सकता है आपको इसका आंसर पता हो, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ये है ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन, और ईवीएस पैडागोजी में एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए बच्चों को वास्तविक अनुभव प्रदान करना है हमें, ठीक है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन हमें बच्चों के वास्तविक माहौल में रखकर उनको पढ़ाना है। तो देखिए मतलब उसको वास्तविक अनुभव कैसे होगा, जब बच्चा स्वयं पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेगा, ठीक है। तो जब स्वयं पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेगा तो संवेदनशील होगा वह वृक्षों के संरक्षण के बारे में, ठीक है। वृक्षों के संरक्षण के बारे में संवेदनशील बच्चा कब होगा, जब स्वयं वह पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेगा। बाकी वृक्षों पर स्लोगन लिखकर, कटे हुए लकड़ी के ढेर दिखाकर या निबंध लिखकर वह संवेदनशील नहीं बनेगा बच्चा। तो दूसरे का सी सही है, दूसरे क्वेश्चन का सी। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ईवीएस पैडागोजी, ठीक है का क्वेश्चन है, और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन छोटे बच्चों को वास्तविक माहौल में हमें पढ़ाना होता है, ठीक है, वास्तविक अनुभव कराना होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, के अतिरिक्त, यानी कि इन चारों में से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं। तो देखिए परिणामों की आशा करना यह समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण नहीं है। बाकी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, समस्या की पहचान करना और संभावित युक्तियों को खोजना, यह समस्या समाधान, ठीक है, की प्रक्रिया के चरण हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है कि यहाँ पे किसके अतिरिक्त, तो डी वाले ऑप्शन के अतिरिक्त बाकी सभी समस्या समाधान के चरण हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो विद्यालयीकरण का यानी कि बच्चों को विद्यालय भेजने से बच्चों की बुद्धि पर फर्क पड़ता है, जबकि यहाँ पे दिया है नहीं पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सत्य कथन पूछा है। बी ऑप्शन है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। अनुभव यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं मस्तिष्क के विकास को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन भी कट गया। गोद लिए गए बच्चे और उनके अन्य भाई बहनों का बुद्धि लब्धि एक समान होगा। ठीक है, ये भी कट गया, गलत है। डी ऑप्शन है अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा? हो सकता है कि बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ए, बी और सी ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता विद्यालयीकरण का, ये लिखा हुआ है। बी वाले ऑप्शन में मस्तिष्क अनुभव एक्सपीरियंस से मस्तिष्क के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। गोद लिए गए बच्चे और उनके जो दूसरे भाई बहन होंगे उनका बुद्धि लब्धि सेम होगा, IQ सेम होगा, ये भी गलत है। यानी कि बचा डी ऑप्शन, यही सही होगा। ठीक है, चौथे का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है, आप एक टीचर हैं और हाँ CTET में क्वेश्चन जब आप पढ़िए तो अपने आप को एक शिक्षक समझिए, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा देने आप जा रहे हैं, तो आप एक शिक्षक की तरह सोचिए। छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर एक शिक्षक की तरह आंसर करेंगे, हमेशा आंसर सही होगा। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को, मान लीजिए आपने किसी भी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया और आप उनसे ऐसा आशा करते हैं कि जो आपने पढ़ाया है ज्यों का त्यों वो प्रस्तुत कर दें, तो ये क्या है? अच्छा है क्योंकि एक शिक्षक के लिए आकलन करने में सरल है, या बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, बच्चों से ऐसी उम्मीद करना कि जो आपने पढ़ाया वही आपको बता देंगे। बी ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बिल्कुल गलत। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, बिल्कुल। कोई भी कहानी आप बच्चों को सुनाएंगे तो हो सकता है एग्जैक्ट वो कहानी आपको दोबारा ना सुना पाएँ, एकदम एक एक लाइन वही नहीं सुना पाएंगे, लेकिन उस कहानी से जो अनुभव प्राप्त होगा उसकी व्याख्या बच्चे जरूर कर सकते हैं। अगर बच्चों ने कहानी ध्यान से सुना है तो कहानी ज्यों का त्यों नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जो अनुभव प्राप्त करेंगे कहानी सुनकर उसकी व्याख्या जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समस्यात्मक है, ऐसा अपेक्षा करना बच्चों से कि जो आपने पढ़ाया एज इट इज जो सुना दें, यह समस्यात्मक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 5वें का सी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य। और एक चीज़ और मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दूं, जब भी मुख्य या फिर प्रमुख ये शब्द क्वेश्चन में आएगा और मान लीजिए चौथा ऑप्शन आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन रहता है सभी, रहता है ना, ऑल, मतलब ABC सब सही है। जब भी क्वेश्चन में मुख्य या प्रमुख की बात की जाएगी तो डी वाला ऑप्शन ऑल कभी सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब ABC कभी सही नहीं हो सकता, तीनों, कोई एक ऑप्शन ही इसमें से सही होगा जब भी मुख्य या प्रमुख की बात की जाएगी। ठीक है, इसमें मुख्य की बात की गई है यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन ही सही होगा। मान लीजिए चौथे की जगह पे होता सभी, तो सभी वाला ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्य यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन आपको बताना है। तो चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करना, सी गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, या डी बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए 6 हो गया। 7 देखिए, आपकी कक्षा में लगातार कुछ विद्यार्थी गणित के परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं,
एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में लगातार कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित के परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ उन्हें बिठा देंगे, अच्छे से पढ़ने के लिए निर्देश देंगे, या अभ्यास करने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट देंगे, या कारणों को जानकर उपचारात्मक कदम उठाकर निदान करेंगे। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पे एक वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। उपचारात्मक और निदानात्मक, ये जो शब्द हैं सकारात्मक टैग वर्ड हैं। जब भी ये शब्द किसी ऑप्शन में मिलते हैं तो समझ लीजिए वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और अब आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि मान लीजिए 2-3 ऑप्शन में सकारात्मक टैग वर्ड है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा एक्सप्लेन करके, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता होगा कि यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कारणों को जानकर उपचारात्मक कदम उठाकर निदान करेंगे। चलिए अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि छोटे बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां करना उनके सीखने का एक अभिन्न अंग है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है। अगर आप प्राइमरी टेट दे रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर का टेट दे रहे हैं आप, तो उसके लिए सेम क्वेश्चन के लिए अलग आंसर होगा। अपर प्राइमरी टेट के लिए सेम क्वेश्चन के लिए अलग आंसर हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यह बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल गलत। डांटना मारना है तो नेगेटिव है। बी, यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। बी ऑप्शन थोड़ा ठीक है। सी, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, यानी फेल करने के लिए, ये भी गलत है। डी है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत, ये भी गलत है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए गलतियां इंपॉर्टेंट नहीं होती, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। बच्चे जब गलतियां करते हैं तब आपको उनका अंतर्दृष्टि पता चलता है, उनके बारे में पता चलता है कि बच्चे किस हिसाब से सोचते हैं, कितना बच्चों ने सीखा है और क्या सिखाना है, और उन गलतियों के लिए समाधान आप कैसे खोज सकते हैं, उनके गलतियों से ही पता चलेगा। तो 8वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होती। यहाँ पे नहीं होती का बात किया जा रहा, नहीं होती। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होती जहाँ बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। बी ऑप्शन है, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं। सी, अर्थपूर्ण समस्याओं को परखते और हल करते हैं। डी, सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड के बारे में बताया, तो जो कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये शब्द हैं, ठीक है, रटना, याद करना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं। जब भी किसी ऑप्शन में ये वर्ड आए तो समझ लीजिए वह उत्तर कभी सही नहीं हो सकता, मतलब वह सही नहीं है। रटना याद करना प्राथमिक स्तर पर सही नहीं माना जाता। तो यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है कि कौन सा नहीं सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सूत्रों और एल्गोरिदम को याद करना गणित का लक्ष्य नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और वीडियो में कोई भी कमी हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर उसका सुधार किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा आपके। 11 देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन 3 लोगों की थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो पैडागोजी के बहुत से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे ज्ञान का रचना करते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी में बताया गया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का, अर्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, उनके थ्योरी से संबंधित है। तो चलिए, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की। तो व्याख्या करना प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल गलत टैग वर्ड है। सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वालों की, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार भी ये बताया गया है कि शिक्षक जो है सुगम करता है, ठीक है, सुविधा दाता है, ठीक है। इस समय वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, इसमें शिक्षक सिर्फ एक सुविधा दाता होता है,
ठीक है। बच्चों को खुले माहौल में सीखने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर, और जो भी उनको जो भी जिस भी तरह से ज़रूरत हो उनकी सुविधा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए एक मददगार के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में समस्याओं को सुलझाने में। तो बी ऑप्शन सही है 11 क्वेश्चन का। 12 देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस चीज़ में विभिन्नता है? तो अधिगम शैली में, ठीक है। यह एक अधिगम शैली है कि कोई शांत कमरे में बैठ के पढ़ना पसंद करता है, कोई म्यूजिक सुनकर पढ़ना पसंद करता है, कोई ग्रुप में, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, तो यह क्या है? अधिगम शैली है। 12 का बी सही होगा। चलिए अगला देखिए 13, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? जब भी क्वेश्चन में नहीं वर्ड आए तुरंत उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा नहीं सही है, ये बताना है आपको। 13, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के बारे में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सा नहीं है वो बताना है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ठीक है। ए बी सी तो सही है, ठीक है, सीखने के बारे में, लेकिन डी ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह गलत है। बच्चे खेल के मैदान में भी सीख सकते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, ठीक है, कहीं भी बच्चे सीख सकते हैं। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह सही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा 13 का। 14 देखिए, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? पढ़ाते समय चित्र दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? पाठ को समझाने में सहायता मिलती है शिक्षक को, ठीक है। 14 का बी सही होगा, क्योंकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली तो है नहीं कि शिक्षक की सुविधा हम याद रखेंगे, ठीक है। बच्चे रुचि रखते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे सही ये चीज़ है जिसमें बाकी के ये दोनों ऑप्शन भी समाहित हैं, बी ऑप्शन। 15 देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है? व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा क्या होता है आप सभी को पता होगा। समावेशी शिक्षा में, समावेशी कक्षा में सामान्य, यानी कि सामान्य जो कि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं है या अति तीव्र बुद्धि नहीं है, वो बच्चे सामान्य हो गए, ठीक। और असामान्य या फिर विशेष बच्चे कह सकते हैं, ठीक है, जिनको किसी भी प्रकार की विकलांगता है या तीव्र बुद्धि वाले हैं या फिर ऐसा, ठीक है, मतलब सामान्य नहीं है किसी भी तरह से, तो हो गए विशेष बच्चे। तो यानी कि सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे जब एक साथ एक कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं तो उसको समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा बोलते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। चलिए वीडियो आज का कंप्लीट होता है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, अभी बस इतना ही। और बहुत से लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें पीडीएफ वगैरह का सिस्टम बंद कर दिया गया है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, ठीक है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल आप सभी को मैंने बता रखा है बहुत ही दूर है, लगभग 150 किलोमीटर आना जाना पड़ता है मुझे डेली, ठीक है। ऊपर से और भी बहुत सारे पर्सनल चीज़ें हैं। तो पीडीएफ नोट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकता है। देखता हूँ किसी को हायर कर लेता हूँ, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर कोई भी मिल जाएगा मुझे तो मैं उसको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप बना दूंगा और वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाता मैसेज, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों से। बहुत जल्द इसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।